फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमाल। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अंग्रेजी का बेहद रोचक टॉपिक वॉइस यानी कि वाच्य। वाच्य क्या होता है देखिए, वॉइस ऑफ अ वर्ड टेल्स whether the subject of a sentence performs or receives the action। वॉइस ऑफ ए वर्ड किसी क्रिया की जो ध्वनि है वो वाच्य जो है वो हमें बताता है कि कोई कार्य करता जो कार्य है कर्ता के द्वारा किया जाता है या फिर वो रिसीव्स करता है, किसी एक्शन को उसके किसी के द्वारा किया जाता है, ये बताया जाता है। ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता एक्टिव होता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जैसे अंकुर eats grapes। अंकुर जो है eats खाता है grapes अंगूर। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट जो होता है यानी कि उसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। तो अंकुर, अब कार्य क्या हो गई, क्रिया क्या हो गई, खाना खाता है और किसको, तो कौन जो होता है सब्जेक्ट और किसको, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो अंकुर क्या खाता है या किसको खाता है, तो ग्रेप्स को खाता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर खाता है कौन, अंकुर, ये सब्जेक्ट हो गया। तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ, अंकुर के हिसाब से। चलिए पैसिव वॉइस क्या होता है, जब क्रिया का प्रयोग वाक्य के कर्म के हिसाब से किया जाए। क्रिया जो है कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य के अंदर क्रिया का प्रयोग कर्म के हिसाब से किया जाए तो पैसिव वॉइस है। जैसे मान इसी को अपन ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रेप्स आर ईटन बाय अंकुर। अंकुर जो है अंकुर के द्वारा खाए जाते हैं। अब सेंटेंस को दोनों को हिंदी में देखना, अंकुर अंगूर खाता है, अंकुर अंगूर खाता है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और अंगूर अंकुर के द्वारा खाए जाते हैं, तो अंगूर यानी कि ये वर्ब जो प्रयुक्त हुई है ना, ईट, वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यानी कर्ता जिस कार्य को करता है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और कर्ता जो कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब तो ये है। तो इसके क्या क्या नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, वो हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको वापस बता देता हूं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के 5 गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं आपको। एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के 5 गोल्डन रूल्स, जो मुख्य 5 नियम है वो बता रहा हूं। इतना आप सीख लोगे तो काफी कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदलने लग जाओगे। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव लीगल एग्जाम के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो है एकेडमिक कक्षाएं जो है 7th 8th 9th 10th 6th वगैरह सारी क्लासेस में, 11th 12th सारी क्लासेस में ये पूछा जाता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के 5 गोल्डन रूल्स क्या है। पहला रूल है, जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को यानी यहाँ इस वाला चेंज कर देते हैं पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें। फ्रेंड्स पहला नियम है कि किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना है, पैसिव फॉर्म लगानी है, तो ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो पहली बात तो पैसिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य के शुरुआत में। चलिए दूसरा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा जो है
वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया का कौन सा रूप? तीसरा रूप। ये ठीक से ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैसिव फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म कहलाती है। और चौथा, अवश्य हो तो बाई लगाएं, बाई का प्रयोग। और लास्ट में ना, जहां ऑब्जेक्ट होता है वाक्य का, वहां पर सब्जेक्ट का प्रयोग, ये भी आवश्यक हो तो, जरूरी हो तो। ये 5 नियम है। अब आप इसके पांचों नियम का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, ऊपर से मिटा देता हूं, इन नियमों का सेंटेंस में बदल के देखते हैं। दे प्ले चेस, अब हिंदी में है दे प्ले चेस, वे चेस खेलते हैं। एक्टिव वॉइस है, क्योंकि प्ले जो है, ये क्रिया जो है, ये दे सब्जेक्ट, जब कोई कार्य करता स्वयं करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, सीधी सी बात है। तो कार्य करने वाले कौन है? दे। खेलने वाले कौन है? दे है ना। क्या खेलने वाले हैं? चेस। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अब इसको पेश वॉइस में बदलना, तो पहला नियम देखिए। पहला नियम ये है कि देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, चलो यहां रख देंगे चेस। अच्छा, दूसरा काम ये करना कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब आप देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा आगे टेबल बता दूंगा, लेकिन अभी इसके लिए रखते हैं अपन इज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होती है तो सहायक क्रिया के रूप में इजार का प्रयोग किया जाता है। तो चेस ये कुछ नहीं, इसलिए इज है इसके साथ, चेस इज। अब 2 काम हो गए। तीसरा काम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वही वर्ब जो ऊपर है, तो चेस इज प्लेड। और चौथा काम बाई का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट जो क्या था अपना दे, तो इधर आते ही किसमें ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा देम। चेस इज प्लेड बाय देम। देखिए पहला काम, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, चलो क्योंकि वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग, दूसरा काम। तीसरा काम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, चौथा काम बाई, और पांचवा काम देम। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे बाई का प्रयोग क्या होता है, कई बार अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो बाई और ये लास्ट में ये वाला जो है पार्ट पूरा हटा देते हैं। क्यों हटा देते देखना एक बार, मैं अब ये बता देता हूँ आगे यही मिटा करके। जैसे एक सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। तो अब इसका पेश बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसको गिरफ्तार किया? चोर को ना, तो द थीफ। अच्छा, अरेस्टेड पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। तो थीफ वाज अरेस्टेड। अच्छा, अब द थीफ होगा ऑब्जेक्ट, यहां पर देखो ये पहला काम। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब, तो ये वाज लग गया क्योंकि थीफ एक वचन है, सिंगुलर है। अच्छा, तीसरा काम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब बाय द पुलिस, ये बाय द पुलिस इसलिए नहीं लिखा है यहां पर क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कर्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसको हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं, फिर बाई लगा करके इसको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। द थीफ वाज अरेस्टेड, इतना ही पर्याप्त है। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम यही कहते हैं अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, सीधा ऐसे ही बन जाएगा। आई होप कि ये 5 गोल्डन नियम समझ में आए। अब हम नियमों को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नियम है, उसमें फर्स्ट नियम है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। जो मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, वो कैसे करना है। एक्टिव वॉइस को देख करके जो है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाए, देखिए एक बार मैंने आपको टेबल बताई थी, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स, को बहुत ध्यान से समझना। टेबल में क्या होता है, कॉलम आपके समझ में आ गया, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये टेबल हो गई।
अब बदलाव किस में होता है देखना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य है तो वर्ब की इसमें इसकी सहायक क्रिया काम आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया काम आएगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया काम आएगी, सिर्फ सहायक क्रिया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, और फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया काम आएगी। चलिए, तो कितने तीन इनके छहों की सहायक क्रिया मैंने बता दी है। अच्छा, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में ये इसी में रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहेगा, किसी में नहीं जाएगा। यानी कि देखना, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट सिंपल टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई वाक्य है एक्टिव वॉइस का तो पैसिव वॉइस बदलते समय सहायक क्रिया किसकी काम आएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। और अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो सहायक क्रिया भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही काम आएगी, लेकिन उसके साथ बीइंग लगेगा। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और अगर उसको पेश वॉइस में बदलना है तो सहायक क्रिया किसकी काम आएगी, वाज वर यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अच्छा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है एक्टिव वॉइस में तो पेश वॉइस में किसकी सहायक क्रिया काम आएगी, इसी की काम आएगी, और साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग। तो फ्रेंड्स 12 टेंस में से 12 भागों में से 8 ही ऐसे भाग हैं जिनके पेश वॉइस बनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो तीनों सिंपल और तीनों परफेक्ट, और इनके अलावा दो कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, इनके ही पेश वॉइस बनते हैं। अच्छा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पेश वॉइस जो वाक्य जो पेश वॉइस में नहीं बनाए जाते हैं। सबको पता है नहीं, 8 ये जो चारों है जो तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पेश वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्यों नहीं बनाए जाते वो मैं नियम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला, बहुत स्पेशल नियम है। तो चलो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए कि एक्टिव वॉइस में क्या है और पैसिव वॉइस में क्या है। एक्टिव वॉइस में अगर आपको डू डज मिल जाए या फिर वी प्लस एस या ईएस है अगर एक्टिव वॉइस में तो आपको बदल देना है इज आर एम में, ठीक है। सहायक क्रिया की बात करो फ्रेंड्स, अगर याद रखिए अगर डिड है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको वॉज या वर में बदल देना है। अच्छा, विल या सेल में से कोई है तो कुछ नहीं करना है, विल या सेल के साथ बी लगा देना। याद है कि टेबल में आप समझ जाओगे, डूडे है तो इज आर एम करना है। चौथा क्या करना है कि आप देखिए यहाँ पर अगर इज आर एम इधर भी आ जाए, इज आर एम हो सीधा और उसके साथ वी फर्स्ट आईएनजी हो यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो उसको क्या करेंगे अपन, इज आर एम प्लस वी फर्स्ट आईएनजी हो तो इसका क्या करेंगे कि वापस इज आर एम ही रखेंगे और उसके साथ बीइंग लगा देंगे, बीइंग, समझ रहे हो, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाएंगे। अच्छा, पांचवा है अगर वॉज या वर हो अगर और उसके साथ वी फर्स्ट आईएनजी अगर हो तो अपन क्या करेंगे, इसी वॉज या वर को तो रखेंगे और उसके साथ बी आई एन सी बीइंग लगा देंगे। क्यों लगाएंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। 6 में क्या है, अगर हैज या हैव है एक्टिव वॉइस में तो पेश वॉइस बनाते समय क्या करेंगे अपन, हैज या हैव को तो रखेंगे साथ में बीइंग रख देंगे। अच्छा, सातवां अगर हैड अगर है तो हैड बीन, और आठवां विल या सेल प्लस हैव है तो विल या सेल प्लस हैव बीन। ये जो है इस तरह से अपन ये आपको ये डायग्राम समझ आया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ से समझ में आ गया किसको किसमें बदलना है। ये डायग्राम तब समझ में आएगा मैंने जो टेंस टेबल अगर इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो टेंस टेबल अगर आपके समझ में आई है ये तो ये आप आराम से समझ सकते हो, ये शॉर्टेस्ट तरीका है। चलो अब इनको इस टेबल को मैं ऊपर लिख करके ये इसको यहाँ ये पार्ट है जो मैं इसमें एग्जांपल के रूप में काम में ले रहा हूँ वो आप देखना। यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस के है तो वो पैसिव वॉइस में क्या जो बदल जाएगा वो बता रहा हूँ, देखना। जैसे मान लो रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है तो ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ बुक। तो पेज वेट बनाते समय 5 बटन लिए, मैं पहला नियम क्या था
कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पर हो जाएगा अ बुक, एक पुस्तक हो गया। दूसरा नियम यह था सहायक क्रिया का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी फर्स्ट ऐसे ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में है, ये इसी टेंस में बी फर्स्ट ऐसे ईएस एस लगा ना रीड के साथ, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज आर एम में से कोई एक लगेगी। अच्छा ये बुक के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा, तो अ बुक इज, तो ये काम हो गया। दूसरा काम हो गया हेल्पिंग वर्ब। तीसरा काम क्या करना है, जो 5 गोल्डन नियम में तीसरा नियम था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, लिखी ऐसी जाती है, पढ़ी ऐसी जाती है, रीड रेड रेड, तो अ बुक इज रेड। चौथा काम है भाई का प्रयोग करना है, ये चलो भाई लगा दिया। और पांचवा काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो ये तो सब्जेक्ट है ही, और जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ये हो जाएगा पांचवा काम। तो ये 5 जो है स्टेप होते हैं एक्टिव वॉइस से वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। चलो फ्रेंड्स प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस देखता हूं मैं आपके सामने। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस देखिए, देखिए taught us English, they taught us English, उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, इसको पेश में बदलना है। तो पेश में बदलने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। अब आप यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ होती है, जगह जानना भी जरूरी है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या होती है कि सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किसी वाक्य में वर्ब के बाद क्या या किसको, ध्यान रखना क्रिया के बाद क्या या किसको, जो क्रिया के बाद जो शब्द आए क्या या किसका प्रयोग कर, क्या या किसको प्रयोग करके देखते हैं। अगर उत्तर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। स्थान वगैरह ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी आसमान में उड़ते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो इन द स्काई है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य का पेश नहीं बनेगा। रवि वेंट टू स्कूल, रवि स्कूल गया, तो स्कूल जो ऑब्जेक्ट नहीं है इसका पेश नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे हो सर क्यों नहीं बनेगा, तो बताऊंगा आपको कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो आसमान ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है। इसमें देखो क्या या किसको अप्लाई करके देखो, क्या आसमान में यानी कहाँ, आसमान एक स्थान है, वह रवि विद्यालय गया तो विद्यालय एक स्थान है, तो ये पेश इस वाक्यों के पेश नहीं बनाए जाते क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए तो उन्होंने डॉट पढ़ाई अस हमको, किसको, हमको, और क्या पढ़ाई, अंग्रेजी, तो ये हमको और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट है पहली बात। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या पेश वॉइस भी 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, हाँ बनाए जा सकते हैं। तो क्या दोनों तरीकों में कोई फर्क है, हाँ फर्क है। तो क्या है देखना, मैं आपको दोनों तरीकों से पेश वॉइस बनाने के बारे में बता रहा हूँ कि अगर 2 ऑब्जेक्ट और दोनों तरीके हैं, 2 ऑब्जेक्ट का पता तो कैसे लगे, पता है मेन वर्ब के बाद क्या है किसको, तो एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए तो कैसे प्रयोग करेंगे इसको, पहले तो इसका पहले वाले का बना के देखते हैं। तो अस जो ऑब्जेक्ट है तो उसको जब सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो क्या रखा जाएगा, वी अब अस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वी हम, तो वी। अब डॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे नंबर पे किसका प्रयोग करेंगे, अपन हेल्पिंग वर्ब का। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर ये डिड वगैरह हो तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो या वर्ब, तो किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी वर्ब। पहला काम हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, दूसरा काम हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टॉट की तीनों फॉर्म सेम होती है, वी वर टॉट। अच्छा वी वर टॉट, अब सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। अब चौथा काम क्या है, ये जो बच गया है ना पीछे वो रखना है, तो यहाँ थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, वी वर टॉट इंग्लिश। अच्छा अब चौथा काम बचा है बाय लगाना है, ये चौथा काम, और किसके द्वारा, तो यहाँ पर बाय ये दे हो जाएगा, इसमें किस में बदल जाएगा, देम। वी वर टॉट इंग्लिश बाय देम। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया पहला, जब 2 वाक्य होते 2 तरीके से पैसेज बनाया जाता है, वो कौन कौन से बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया तरीका, किस ऑब्जेक्ट को लिया हमने पहले, सजीव ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आएंगे आगे, इंग्लिश को लेके आएंगे, तो ले आए चलो इंग्लिश। अब इंग्लिश ले आए पहला, तो दूसरे सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, तो किसका आएगा, वाज, क्योंकि इंग्लिश एक वचन है, सिंगुलर है, इंग्लिश वाज टॉट। अच्छा इंग्लिश वाज टॉट, पीछे क्या बचा था, ये अस बच गया था ना,
तो पहले बी को लिया तो इंग्लिश को सीधा रख दिया, लेकिन अब अगर इंग्लिश को पहले लिया ना तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंसान हमेशा नाराज होता है, निर्जीव चीज नाराज नहीं होती है। जब सजीव को छोड़ के निर्जीव को आगे लेते हो तो निर्जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निर्जीव को आगे ले जाते हो और सजीव पीछे छोड़ देते हो यानी कि ऑब्जेक्ट को, तो वो नाराज हो जाता है। तो उसको मनाने के लिए अपन लोग क्या कहते हैं कि यार तू बड़ा है, तू बड़ा है यानी कि टू अस, उससे पहले टू लगाया जाता है। अगर निर्जीव को पहले लिया है, सजीव से पहले टू लगना पड़ेगा यहाँ पर। तो इंग्लिश वाज टॉट टू अस और बाय देम रहेगा पीछे। ये तरीका है, दो तरीके हैं, डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों तरीके से जो पैसिव बनाया जा सकता है। आगे और देखते हैं, कुछ और सेंटेंस अपन लेके देखते हैं। देखो मैंने आपको टेबल आप पीछे देख स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने देख लिया होगा। जैसे मान लो सी हैज पेंटेड द वॉल्स, वह दीवारों को रंग चुकी है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साई क्रिया किसकी काम आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और साई क्रिया काम आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आगे आएगा द वॉल्स, हैज प्लस वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो द वॉल्स। अब चूंकि साई क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काम आएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, हैज है वो के साथ बीन लगता है ना, तो वॉल्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? हैव बीन। वॉल्स हैव बीन पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा साई क्रिया, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पेंटेड की थर्ड फॉर्म भी पेंटेड ही होती है, पेंटेड तीसरा काम हो गया। द वॉल्स हैव बीन पेंटेड, पेंटेड बाय, ये चौथा काम हो गया। और हर, ये हो गया पांचवा काम। हर किसमें? जब सी इधर गया तो हर में देखो मी को इधर लेके आएंगे, आई बदल जाएगा, आई को इधर ले जाएंगे तो मी बन जाएगा। यानी कि मी अगर ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। आई सब्जेक्ट है उसको बाई के बाद में रखेंगे तो किस में बदल जाएगा? मी में। तो आई, माई, मी, ही, हिज, जो है हिम, सी, हर, यू, योर, यू, इस तरह से ये इसका भी केस का भी ध्यान आपको रखना है प्रोनाउन चेंज के अंदर। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, वी हैड ड्राइवन ए कार, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कार हैड बीन ड्राइवन बाय अस, इस तरह से। अच्छा ये देखना, someone knocked at the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या खटखटाया? दरवाजा। तो इसमें लिखेंगे the door was knocked at। अब by someone लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखना कि आपका दरवाजा खटखटाया गया, किसी के द्वारा, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। The door was knocked at by someone लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यही लिख दिया। अब was क्यों आया? क्योंकि दरवाजा एक वचन है और यहाँ कौन सी टेंस है? पास्ट टेंस है। चलो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य देखिए, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के, जैसे I am playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका पेश बनाते हैं तो इधर आ जाएगा क्रिकेट। अच्छा मैंने कहा जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो पेसिव बनाते समय किस में चेंज होगा? किसी टेंस में साई क्रिया इसी टेंस की रहेगी, यानी कि इजारे में रहेगा। लेकिन आई के हिसाब से एम सही है, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से एम सही नहीं रहेगा, या इज आएगा। तो क्रिकेट इज। अब चूंकि अपन को पहला काम हो गया, दूसरा काम साई क्रिया होगी, तीसरा काम वर्ब की धर्म लगानी है, तो फिर सीधे ऐसे वर्ब की धर्म तो कैसे लगाएंगे? आईएनजी हटाएंगे, तो आईएनजी हटाने के यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा? बीइंग। ध्यान रखना बीइंग तभी लगाना है जो ऊपर आईएनजी हो, ऊपर आईएनजी नहीं हो तो बीइंग नहीं लगाना है। दो टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है जिसमें आईएनजी का प्रयोग आपके पेश में किया जाएगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, आई जब इधर आएगा मैंने आपको पहले ही बताया था किसमें आई किसमें बदल जाएगा? मी में। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। इसी को पास्ट को लेकर देखते हैं, जैसे देखो you were watching TV, तुम टीवी देख रहे थे,
तो ये पैसिव वॉइस क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे ना, टीवी वॉज बीइंग, आई वॉज क्यों आया है, क्योंकि इसी ये टेंस में रहेगा, वॉज पर वॉज में रहेगा, तो यू के साथ वर्ब ठीक था, लेकिन टीवी के साथ तो वॉज आएगा ना, तो टीवी वॉज, फिर आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगा, और वॉच की तरफ हो जाएगा वॉच्ड बाय यू, ये यू किस में बदल जाएगा, यू, योर, यू, ये सब्जेक्ट में भी यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू होता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पेश वॉइस में फ्यूचर कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के पेश वॉइस क्यों नहीं बनाए जाते। फ्रेंड्स मैं एक सेंटेंस आपको समझा देता हूं, यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सोच लीजिए एक वाक्य है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, सॉरी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये हैव बीन है। अच्छा अब इसका पेश बना के देखते हैं, तो ये पैसिव बन गया, चलो मान लो क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पहले आ गया। अच्छा हैव बीन है तो किस में जाएगा, चलो किसी में नहीं जाएगा, हैज बीन बदलते हैं, ठीक है, एक वचन होने की वजह से हैज बीन। अब सवाल ये उठता है क्रिकेट हैज बीन हो गया, और अब आईएनजी हटाना है यहां से, क्योंकि ये तो ऐसा ही क्रिया हो गई, आईएनजी हटाने के लिए यहां बीइंग चलो हटा दिया, और प्ले का हो जाएगा प्लेड बाय मी, ऐसे बनेगा कुछ इस तरह से। अब आप ये सोचेंगे सर ये बन तो गया पैसिव, लेकिन ये गलत बना, क्यों बना है, देखिए ये बी और बीइंग जो है वो एक ही क्रिया के दो रूप है, इसलिए एक साथ नहीं आ रहे, बी वॉज बीन, और इस तरह से बीइंग बी, ये भी एक ही क्रिया के रूप है, बी क्रिया के, इसलिए एक साथ इसका प्रयोग नहीं हो रहा। अच्छा अब आप ये देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्यों नहीं बन रहा, अपनी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, उसका ही बता देता हूं, शी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है ना, विल बी, तो इसको देखें एक बार, तो न्यूज़पेपर विल बी क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहता है, पास्ट कंटीन्यूअस में सही करिए, पास्ट कंटीन्यूअस की काम करती है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी फ्यूचर कंटीन्यूअस की ही काम करेगी, तो न्यूज़पेपर विल बी, अब विल बी तो लगी सही करिए, आप आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग रेड बाय हर। अब यहाँ आप देखेंगे ये बी और बीइंग एक ही क्रिया के रूप है, इसलिए इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में आई है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाए जाते हैं। अब कुछ आगे अपन और नियमों की बात करते हैं।